Hi everyone. In last lecture we have studied about air pollution due to automobiles. ऑटोमोबाइल से क्या एयर पोल्यूशन होता है वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। वहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हमने देखी थी, क्या क्या पोल्यूटेंट इमिट होते हैं, कौन से फैक्टर पर कुछ डिपेंड करता है, कुछ बेसिक चीज़ें हमने देखा था, क्या उसका कंट्रीब्यूशन है एयर पोल्यूशन में वो भी हमने वहाँ पर देख लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग इसका काउज या सोर्सेज बोल सकते हैं कि एयर पोल्यूशन ऑटोमोबाइल से जो होता है उसका क्या रीज़न है, क्यों होता है, उसका काउज क्या है, वो हम लोग आज के लेक्चर में कंप्लीट देखने वाले हैं। तो लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में paycon.in का लिंक है। अगर आप चाहें तो इस चैनल से, अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहें, चैनल से कुछ बेनिफिट ले रहे हैं और इस चैनल को कुछ पर्सनली सपोर्ट करना चाहें तो कुछ अमाउंट डोनेट करके आप सपोर्ट कर सकते हैं। और PDF लिंक भी अवेलेबल है, आप चाहें तो PDF नोट्स जो मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड किया हूँ 1 to 5 यूनिट का PDF नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके उसको आप पढ़ सकते हैं। तो हमने आज यहाँ पर सोर्सेज देखना है, क्या क्या एयर पोल्यूशन का सोर्स है, या बोल सकते हैं कि क्या काउज है। ऑटोमोबाइल्स के बारे में यहाँ पर सिर्फ पढ़ेंगे हम लोग। कंप्लीट एयर पोल्यूशन का सोर्सेज ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। यहाँ पर सिर्फ ऑटोमोबाइल से जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उसका काउज बोल सकते हैं कि उसका काउज क्या है, उसका रीज़न क्या है, या उसका सोर्सेज क्या है, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में सोर्सेज पूछे ऑटोमोबाइल से होने का पोल्यूशन, या फिर काउज पूछे या रीज़न पूछे, तो आपको सब में यही लिखना है आपको। तो देख लेते हैं क्या क्या है। तो आपको पता होगा ऑटोमोबाइल से हम लोग जो फ्यूल यूज़ करते हैं उसमें दो टाइप का आपको बताया था वहाँ पर। आईसी इंजन लास्ट में बताया था, आईसी इंजन होता है। आईसी इंजन में हम लोग दो टाइप का देखते हैं, एक एसआई इंजन पढ़ते हैं, एक सीआई इंजन पढ़ते हैं। तो एसआई इंजन में हम लोग पेट्रोल यूज़ करते हैं। ऑलरेडी आपके लास्ट लेक्चर में आपसे पूछा भी था मैंने क्वेश्चन। और जो सीआई इंजन होता है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है, उसमें हम लोग डीजल यूज़ करते हैं। तो आपको ध्यान में होगा जब भी हम लोग पेट्रोल लेते हैं या डीजल लेते हैं, टैंक में जब हम लोग फिल कराते हैं तो वहाँ पर देखते होगे थोड़ा सा कुछ, मतलब जो कुछ पेट्रोल जो होता है वो एयर में मिक्स हो जाता है। एयर में मिक्स होते हुए थोड़ा सा नज़र आता है कि वेपर के फॉर्म में वो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो फर्स्ट रीज़न आपको ऑटोमोबाइल से जो भी एयर पोल्यूशन हो रहा है वो भी है कि जो भी पेट्रोल हम लोग अपने फ्यूल टैंक में फिल करवाते हैं उस ड्यूरेशन में कुछ पेट्रोल जो होता है, बिकॉज पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होता है, वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट होता है। लो टेम्परेचर में भी वो, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में वो कुछ परसेंट उसका जो होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वेपर में कन्वर्ट होने की वजह से कुछ हाइड्रोकार्बन जो होता है वो वेपर में, वो एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाता है, मतलब वो एयर में ऐड हो जाता है। तो फर्स्ट रीज़न आपको है इवेपोरेटिव लॉसेज, मतलब जो भी लॉसेज हो रहा है, चाहे वो पेट्रोल टैंक के थ्रू हो रहा हो, या जो फ्यूल टैंक है उसके थ्रू हो रहा हो, या ड्यूरिंग फिलिंग, मतलब फिल करते टाइम जब हम लोग पेट्रोल लेते हैं अपने बाइक में या फोर व्हीलर में या बसेज में हम लोग डीजल लेते हैं, उस ड्यूरेशन में चांसेस होता है कि एयर में कुछ हाइड्रोकार्बन्स पेट्रोल के थ्रू ऐड हो जा रहे हैं, तो उसके वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो फर्स्ट रीज़न आपका है इवेपोरेटिव लॉसेज। तो कुछ पहले देख लेते हैं। फर्स्ट रीज़न जैसा कि मैंने बताया आपको, इवेपोरेटिव लॉसेज बाय फ्यूल टैंक और कार्बोरेटर। कुछ कार्बोरेटर से हो गया या फ्यूल लाइन से हो गया, उस ड्यूरेशन में कुछ फ्यूल जो होता है वो एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाता है, तो वो होता है इवेपोरेटिव लॉसेज। इसका फुल डिटेल अभी हम लोग देखने वाले हैं। आपको यहाँ पर सिर्फ क्लियर पॉइंट कर दिया हूँ कि इसमें ऐसा बेसिक होता है। क्रैंकेस ब्लो बाई होता है, क्रैंकेस ब्लो बाई। क्रैंकेस ब्लो बाई हम लोग आईसी इंजन का डायग्राम आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर बताऊंगा क्रैंकेस ब्लो बाई कैसे होता है। सेकंड है काउज क्रैंकेस ब्लो बाई, मतलब क्रैंकेस आपको याद होगा, ध्यान में होगा, आईसी इंजन ऐसे करके हम लोग शो करते हैं। यहाँ पर पिस्टन रहता है। इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन भी पढ़ाया है, आईसी इंजन कंप्लीट पढ़ा दिया है। वो अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो आपके पोल्यूशन वाले प्लेलिस्ट में नहीं होगा, वो अलग से है। आप चाहें तो अगर आईसी इंजन के बारे में नहीं डिटेल पता है तो फुल डिटेल मैंने वहाँ पर बताया है कि क्रैंकेस क्या होता है, क्रैंकशाफ्ट क्या होता है। तो अगर आप वो नॉलेज लेना चाहें, बिकॉज आपके ऑटोमोबाइल में भी आपको पढ़ना है, तो अगर आप फुल डिटेल नॉलेज लेना चाहें तो काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पर बताया गया है, एनिमेशन के फॉर्म में भी बताया गया है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा पिस्टन हो जाता है ऊपर वाला, ये सिलेंडर हो जाता है, ये नीचे वाला जो राउंड दिखाया गया है ये क्रैंकेस होता है। तो कुछ लॉसेस क्या होता है, यहाँ पर जो बर्निंग होता है उसकी वजह से क्रैंकेस में कुछ गैसेस चला जाता है, वहाँ से कुछ लॉसेस होता है, वो हम लोग फुल डिटेल आगे देखने वाले हैं। अभी फिलहाल आपको बस ध्यान में रखना है कि सेकंड जो होता है वो क्रैंकेस ब्लो बाई है, और थर्ड जो होता है वो एग्जॉस्ट इमिशन होता है। तो एग्जॉस्ट इमिशन
वो डीजल में भी होता है और पेट्रोल में भी होता है। बट ये जो होता है इवेपोरेटिव लॉसेज जो होता है वो ज़्यादातर पेट्रोल इंजन में होता है, बिकॉज पेट्रोल थोड़ा होता है वो ज़्यादा वोलेटाइल होता है, इसलिए पेट्रोल इंजन में चांसेस ज़्यादा होता है इवेपोरेटिव लॉसेज होने का। बट एग्जॉस्ट जो होता है, एग्जॉस्ट इमिशन जो होता है, चाहे वो पेट्रोल इंजन हो या डीजल इंजन हो, वो सब में होता है। तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट ऑटोमोबाइल के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हमेशा क्वेश्चन में ऑटोमोबाइल के बारे में ही पूछता है, तो इसलिए हम लोग तीनों के बारे में 1 बाय 1 डिटेल पढ़ लेंगे और लिख लेंगे एग्जाम में। तो शुरू करते हैं फर्स्ट इवेपोरेटिव लॉसेज। तो यहाँ पर कुछ इमेज के फॉर्म में बताया गया, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इवेपोरेटिव लॉसेज ये है। यहाँ पर आगे में हमने यहाँ पर पेट्रोल को, डीजल को या पेट्रोल को, जो भी अगर पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल फिल कराएंगे, डीजल इंजन तो डीजल फिल कराएंगे। हमने यहाँ पर फ्यूल यहाँ पर फिल करा लिया। यहाँ पर फ्यूल फिल कराते टाइम यहाँ पर कुछ लॉसेज आपको दिख रहा होगा, वो एटमॉस्फेयर में ऐड हो रहा है। और इंजन यहाँ पर मान लीजिए कार्बोरेटर है या इंजन में कुछ पाइपलाइन के थ्रू पेट्रोल जा रहा है, तो वहाँ पर भी कुछ लॉसेज होता है, तो उसको हम लोग इवेपोरेटिव लॉसेज बोलते हैं। यहाँ से भी जो लॉसेज हो रहा है, यहाँ से भी जो हो रहा है, वो इवेपोरेटिव लॉसेज के अंदर आता है। और थर्ड जो हम लोग पढ़े थे एग्जॉस्ट इमिशन, वो यहाँ पर है। सेकंड यहाँ पर क्रैंक केस ब्लो बाई नहीं दिखाया गया, वो आगे हम लोग देख लेंगे इमेज में। तो फर्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं इवेपोरेटिव लॉसेज। तो आपको ऑलरेडी बता दिया इवेपोरेटिव लॉसेज क्या है। मतलब जो फ्यूल हम लोग टैंक में फिल करा रहे हैं, तो या तो फिलिंग का टाइम, या फिर फ्यूल जब फ्यूल लाइन से ट्रांसफ़र होता है वहाँ, या फिर कार्बोरेटर के थ्रू। कार्बोरेटर आपको कमेंट करना है कौन से इंजन में कार्बोरेटर हम लोग यूज़ करते हैं, पेट्रोल इंजन में या फिर डीजल इंजन में, ये आपको कमेंट में कमेंट करना है। बिकॉज ये काफ़ी बेसिक चीज़ है, बट बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो आपको कमेंट करना है। तो यहाँ पर पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन होगा, वो आपको कमेंट कीजिएगा। तो या तो लॉसेज जो होगा वो फ्यूल फिल कराते टाइम होगा, या फिर फ्यूल जो फ्लो होता है, फ्यूल लाइन जो होता है उसके थ्रू जो होता है, पाइप्स होते हैं उसके थ्रू फ्लो होता है, या फिर कार्बोरेटर में होता है, तो वहाँ पर उससे लॉसेज होता है। अब लॉसेज में जनरली जो होता है वो हाइड्रोकार्बन ही होता है, बिकॉज कंबशन तो हुआ नहीं, कंबशन होने से पहले ही वो लॉस हो रहा है। तो कंबशन होने से पहले जो भी फ्यूल है उसके पास क्या होगा, हाइड्रोकार्बन ही होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन ही एटमॉस्फेयर में ऐड होता है। तो यहाँ पर जो लॉसेज होते हैं, जो यहाँ पर पॉल्यूटेंट इमिट होगा एटमॉस्फेयर में, वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन होता है। ये ध्यान में आपको रखना है, जब भी इवेपोरेटिव लॉसेज होगा तो इमिशन जब होगा एटमॉस्फेयर में वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन होता है। तो अबाउट 20 से 30 के बीच में परसेंटेज होता है टोटल जो ऑटोमोबाइल से जो हाइड्रोकार्बन इमिट हो रहा है, उसका 20 to 30% जो होता है वो इवेपोरेटिव लॉसेज से होता है, सिर्फ हाइड्रोकार्बन। पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्या बोल रहा है, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम द फ्यूल सप्लाई सिस्टम। जो भी फ्यूल सप्लाई सिस्टम है उससे यहाँ पर होता है, चाहे वो कार्बोरेटर हो या फ्यूल का पाइपलाइन हो या फ्यूल टैंक हो, टैंक से भी होता है इमिशन, टैंक से भी वहाँ पर इवेपोरेटिव लॉसेज होता है। अगर आप टैंक अपने बाइक को काफ़ी ज़्यादा धूप में रख दोगे तो वहाँ पर भी क्या होता है कि वहाँ पर कुछ जो पेट्रोल होते हैं थोड़ा सा उसका कुछ परसेंट जो होता है वो वेपर के फॉर्म में वोलेटाइल होने की वजह से वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाता है, तो वहाँ पर भी होता है। अबाउट 25 to 30% ऑफ टोटल हाइड्रोकार्बन इमिशन अकर्स फ्रॉम द फ्यूल टैंक, फ्यूल लाइन, कार्बोरेटर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो भी हाइड्रोकार्बन ऑटोमोबाइल से इमिट होता है उसका 25 to 30% जो इमिशन जो होता है वो इवेपोरेटिव लॉसेस के थ्रू होता है। मतलब वो विदाउट कंबशन के पहले ही उसका इमिशन जो हो जा रहा है, हाइड्रोकार्बन जो भी है हमारे फ्यूल में वो इमिट हो जा रहा है इन्वायरमेंट में। As it does not contain the products of combustion, hydrocarbons are the only pollutant by this source। बोल रहा है कि इस सोर्स में जो भी मतलब ये सोर्स है इमिशन का इवेपोरेटिव लॉसेज, यहाँ पर तो हमने प्रोडक्ट जो भी फ्यूल था उसका कंबशन तो हुआ नहीं, कंबशन के पहले ही लॉसेज हो रहा है। तो कंबशन के पहले लॉसेज होने की वजह से यहाँ पर अदर पॉल्यूटेंट्स नहीं नजर आएंगे आपको, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही नजर आता है। जो हाइड्रोकार्बन हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, हाइड्रोकार्बन उससे यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोकार्बन इमिट हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर जो भी फ्यूल हमने यूज़ किया उसका प्रोडक्ट उसका कंबशन तो हुआ नहीं, कंबशन नहीं हुआ तो जो भी और प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलते हैं या सल्फर डाइऑक्साइड निकलते हैं, वो सब यहाँ पर इमिशन नहीं होगा। इवेपोरेटिव लॉसेज में सिर्फ हम लोग को हाइड्रोकार्बन एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट के फॉर्म में ऐड होने वाला है। मेन रीज़न आर हाई टेम्परेचर, फ्यूल वोलेटिलिटी, लोकेशन ऑफ टैंक एंड फ्यूल लाइन। जो भी फ्यूल लाइन है या फिर फ्यूल वोलेटिलिटी है, जैसे कि अगर टेम्परेचर अगर हाई होगा एटमॉस्फेयर का तो चांसेस ज़्यादा होता है कि इवेपोरेटिव लॉसेस वहाँ पर ज़्यादा हो। फ्यूल वोलेटिलिटी पे भी डिपेंड करता है, अगर फ्यूल ज़्यादा वोलेटाइल हो, जैसे कि डीजल, जैसे पेट्रोल हमारा ज़्यादा वोलेटाइल है तो पेट्रोल में ज़्यादा चांसेस होता है यहाँ पर इवेपोरेटिव लॉसेस होने का। इसलिए किसी किसी बुक में लिखा रहता है कि जो इवेपोरेटिव लॉसेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल में होता है। लोकेशन ऑफ टैंक एंड फ्यूल लाइन, टैंक का लोकेशन कहाँ पर है, फ्यूल लाइन का लोकेशन कहाँ पर है, उस पर भी वो डिपेंड करता है इवेपोरेटिव लॉसेज। तो ये हमने फर्स्ट इवेपोरेटिव लॉसेज देख लिया कैसे कैसे
होता है, क्या इसमें से इमिट होता है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन इमिट होता है। और जो भी ऑटोमोबाइल से इमिट हो रहा है हाइड्रोकार्बन टोटल, उसका 20 to 30%, 25 to 30% जो इमिशन हो रहा है वो इवेपोरेटिव लॉसेस के थ्रू हो रहा है। ये हमारा टैंक है, मान लीजिए टैंक में हमने फिल कराया तो कुछ हीट की वजह से या ज़्यादा वोलेटाइल होने की वजह से, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो भी लॉसेस होगा उसको हम लोग बोल देते हैं इवेपोरेटिव लॉसेस हो रहा है। अब सेकंड देख लेते हैं, क्रैंकेस बाई ब्लो बाई। क्रैंकेस ब्लो बाई, तो सबसे पहले क्रैंकेस हम लोग देख लेते हैं क्रैंकेस होता क्या है, उसके बाद आपको इसका दिखाते हैं। तो आपको ऑलरेडी बता रहा था आईसी इंजन ऐसे है, मान लीजिए आईसी इंजन वाला आप लेक्चर देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। ये ऐसे करके है आईसी इंजन, ये हमारा पिस्टन है, ये वाला जो भी बना रहा हूँ, ये पिस्टन हो गया, ये कनेक्टिंग रड हो गया, यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट हो गया, यहाँ पर इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर स्पार्क प्लग होता है। तो होता क्या है कि जब यहाँ पर कंबशन होता है, यहाँ पर जब कंबशन चैम्बर में कंबशन हो रहा है तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर पावर जनरेट होता है, काफ़ी ज़्यादा फोर्स इस पे लगते हैं। तो कुछ यहाँ पर जो गैसेस होते हैं या फिर एयर फुल मिक्सचर होता है वो यहाँ पर आकर ट्रैप हो जाता है, वो साइड में ट्रैप हो जाता है। साइड में ट्रैप होने की वजह से मतलब वो अनबर्न है, वो जला हुआ नहीं है, और कुछ पोर्शन जला हुआ भी रहता है, मतलब बर्न हुआ रहता है। तो उसके वजह से क्या होता है, जो यहाँ पर ट्रैप हो गया वो यहीं पर रह जाता है। उसके वजह से जब हाई प्रेशर हाई फोर्सेस जब पिस्टन पर लगता है, तो जब इस कंबशन चैम्बर में हाई प्रेशर जनरेट होता है तो जो भी यहाँ पर गैसेस साइड में, पिस्टन के साइड में, मतलब यहाँ पर ऐसे पिस्टन है, पिस्टन के साइड में जो स्पेसेस है, जो वहाँ पर रिंग लगा हुआ है, उस रिंग के बीच में ट्रैप हो जाता है, और फोर्स लगने की वजह से वो सब जो गैसेस है या फिर एयर फिल मिक्सचर है वो क्या होता है, नीचे वाले क्रैंकेस में आ जाता है। इसी को हम लोग नीचे वाले पोर्शन को, इस वाले चेम्बर को हम लोग बोलते हैं क्रैंकेस, क्रैंकेस बोलते हैं। तो इसी को क्रैंकेस ब्लो बाई बोलते हैं। मतलब इस फिनोमेना को क्रैंकेस ब्लो बाई बोलते हैं कि मतलब जो भी गैसेस कंबशन चेम्बर में बर्न हो रहे हैं वो बर्न होकर कंबशन चेम्बर में सिर्फ ना रहकर वो साइड से लीक होकर वो क्या आ जा रहे हैं, क्रैंकेस में आ जा रहे हैं। और यहाँ पर क्रैंकेस में क्या होता है, आपका लुब्रिकेंट होता है। जो भी हम लोग मोबिल में, बाइक में भी आप लोग देखे होंगे, हम लोग जब भी सर्विसिंग कराते हैं 2 मंथ 3 मंथ में, तो हम लोग वहाँ पर मोबिल फिल कराते हैं, तो वो मोबिल को धीरे धीरे क्या करते जाता है, वो बर्न करते चला जाता है। तो आप भी सुने होंगे कि आपका बाइक है या 4 व्हीलर है, बहुत ज़्यादा धुआं दे रहा है, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं बहुत ज़्यादा धुआं दे रहा है, बहुत ज़्यादा स्मोक जनरेट कर रहा है। तो वो रीज़न क्रैंकेस ब्लो बाई की वजह से भी एक रीज़न है, बिकॉज जो भी कंबशन चैम्बर में कंबशन हो रहा है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, और वो अगर लीक होकर साइड से क्रैंकेस में आ जाए, क्रैंकेस इस नीचे वाले पोर्शन में आ जाए, तो नीचे का जो मोबिल होता है वो क्या होगा, वो भी बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। बर्न होगा तो वो एक तरह का मोबिल है, तो वहाँ पर जब भी आप मोबिल को बर्न करोगे तो बहुत ज़्यादा स्मोक जनरेट होता है, वहाँ पर कार्बन काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में निकलते हैं। तो यहाँ पर चांसेस होगा कि बहुत ज़्यादा इमिशन होगा यहाँ पर जब भी क्रैंकेस ब्लो बाई होगा। तो क्रैंकेस ब्लो बाई एक एयर पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा ही, मतलब जब भी आप देखोगे कोई भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से बहुत ज़्यादा स्मोक निकल रहा है तो वहाँ पर चांसेस रहता है कि उनका पिस्टन होता है या पिस्टन रिंग होता है, वहाँ पर मटेरियल जो हो गया है वो काफ़ी ज़्यादा वियर हो गया है, मतलब मटेरियल यहाँ पर से रिमूव हो गया है, वियर आउट हो गया है। तो उस केस में बोला जाता है कि या तो आप इंजन को चेंज कर दो, मतलब यहाँ पर जो सिलेंडर है और पिस्टन का जो सेटअप है उसको चेंज कर दो, इंजन ब्लॉक को चेंज कर दो, तभी आपका वहाँ पर जो भी वहाँ पर नीचे बर्न हो रहा था, जो भी गैसेज नीचे रिलीज हो रहा था ज़्यादा अमाउंट में, जब भी ये ज़्यादा होता है तब की बात की जा रही है, तो वो क्या होगा, फिर वो चेंज करने से ठीक हो जाता है। तो वही हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर पॉइंट वाइज। क्रैंकेस ब्लो बाई मीन्स द लीकेज पास द पिस्टन रिंग्स फ्रॉम द सिलेंडर टू द क्रैंकेस। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, इमेज के फॉर्म में है ऑलरेडी, ये आपका इमेज दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पिस्टन है हमारा, यहाँ पर ये वाल्व्स है, वो सब आप देख लीजिएगा। मेरा ऑलरेडी पिस्टन वाला सेटअप जो भी आईसी इंजन का लेक्चर है उसमें सारा डिटेल बताया गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन के लिए पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर जाता है। तो ये पिस्टन यहाँ से पहले यहाँ पर था मानते हैं, यहाँ से यहाँ आ गया है, यहाँ पे कंप्रेशन हो गया है। अब कंप्रेशन हुआ और यहाँ पर जो भी फ्यूल था, यहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सचर था, कुछ एयर फ्यूल मिक्सचर क्या हुआ, यहाँ पर ट्रैप हो गया, साइड में वो ट्रैप हो गया, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर प्रेशर था, कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन होने की वजह से कुछ पोर्शन साइड में ट्रैप हो गया। अब यहाँ पर हमने स्पार्क प्लग से यहाँ पर स्पार्क जनरेट किया, जिसकी वजह से यहाँ पर पावर हमें पिस्टन पर यहाँ पर फोर्सेस मिलना स्टार्ट हो गया, और जो भी यहाँ पर ट्रैप था साइड में वो क्या हो गया, वो वहीं पर रह गया, और फोर्सेस लगने की वजह से पिस्टन जो भी गैसेज अंदर में था वो उसको पुश करके क्या किया, नीचे में लीक करके इस वाले क्रैंकेस में जनरेट कर दिया, क्रैंकेस में पहुँचा दिया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नीचे क्रैंकेस, इसलिए इसको बोलते हैं क्रैंकेस ब्लो बाई है। मतलब जो भी कंबशन का प्रोडक्ट मिला था या कुछ एयर फ्यूल मिक्सचर जो हमारा बचा रह गया था वो क्या हुआ, क्रैंकेस नीचे में आ गया,
और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से उन गैसेस का नीचे में जो भी मोबिल था वो बर्न होने लगता है और कुछ गैसेस वहाँ पर स्मोक ज़्यादा रिलीज होता है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन इन्वायरमेंट में ऐड होता है। तो पॉइंट वाइज देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया, क्रैंक केस ब्लो बाय मीन्स द लीकेज पास द पिस्टन रिंग्स फ्रॉम द सिलेंडर टू द क्रैंक केस। मतलब सिलेंडर से जो लीकेज होकर जो भी वहाँ पर कंबशन का प्रोडक्ट था वो लीक होकर चला जाता है क्रैंक केस में। इट इज़ अबाउट 20 to 30% ऑफ टोटल हाइड्रोकार्बन इमिशन फ्रॉम द इंजन। जो इंजन हाइड्रोकार्बन रिलीज कर रहा है, इमिशन कर रहा है, उसका 20-30% क्रैंक केस ब्लो बाय से ही होता है। द एयर फ्यूल मिक्सचर ट्रैप्ड इन द टॉप लैंड्स क्लियरेंस एंड बिहाइंड द टॉप रिंग आर अनेबल टू बर्न। बोल रहा है कि जो भी एयर फ्यूल मिक्सचर था, जो आपको बता रहा था वहाँ पर कि पिस्टन के बगल में वो क्या होता है, ट्रैप हो जाता है, वहाँ पर आकर जमा हो जाता है वो, और वो क्या होता है, वो बर्न नहीं हो पाता है। वहाँ पर पिस्टन रिंग लगा होता है। तो आपको ध्यान में होगा कि पिस्टन में 3 टाइप का, 2 आपको कंप्रेशन रिंग लगा होता है और 1 वायल रिंग लगा होता है, टोटल 3 रिंग लगा हुआ होता है। तो इसी रिंग के बीच में वो क्या होता है, वो ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से वो बर्न नहीं होता है। और जब भी वहाँ पर कंबशन होता है तो उन गैसेस को क्या करता है, या उन एयर फ्यूल मिक्सचर को नीचे क्रैंक केस में भेज देता है। तो वही बोल रहा है, द एयर फ्यूल मिक्सचर ट्रैप्ड इन टॉप लैंड सेंटर एंड बिहाइंड टॉप लैंड क्लियरेंस एंड बिहाइंड द टॉप रिंग आर अनेबल टू बर्न। और जो भी टॉप रिंग के पास रहता है, छुपा हुआ रहता है, वो क्या होता है, बर्न नहीं हो पाता है। अब बर्न नहीं होगा तो क्या होगा, जो भी वहाँ पर फोर्सेस लग रहा था सिलेंडर के अंदर, वो क्या करेगा, उस फोर्सेस को, उस जो भी अनबर्न गैसेस था वहाँ पर, अनबर्न जो भी वहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सचर था या थोड़ा बहुत गैसेस था, वो लीक होकर साइड से क्रैंक केस ब्लो बाय क्रैंक केस में चला जाएगा। वही पॉइंट बोल रहा है, द सिलेंडर फोर्सेज दिस क्विंस्ड गैस पास द पिस्टन रिंग एंड इनटू द क्रैंक केस अलॉन्ग विद सम बर्न गैसेज। मतलब पिस्टन का जो फोर्सेस था उसको क्या करेगा, जो भी गैसेस वहाँ पर ट्रैप थे, जो भी मतलब छुपा हुआ था रिंग्स के वजह से, पिस्टन रिंग से, वो क्या कर रहा है, उसको क्रैंकेस में सेंड कर दे रहा है, क्रैंकेस में भेज दे रहा है। अब क्रैंकेस में तो भेज दे रहा है, तो यहाँ पर एक सेटअप लगा हुआ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रैंकेस वेंटिलेशन सिस्टम। जो भी क्रैंकेस वेंटिलेशन सिस्टम, ये वेंटिलेशन सिस्टम क्या करता है कि जो भी गैसेस क्रैंकेस में आ रहा है उसको साइड से एक वेंटिलेशन के थ्रू फिर से भेज देता है इनलेट के थ्रू इंजन में आने के लिए, कि जिससे क्या हो, जो भी लॉसेस हो रहा था वो कम हो। बट इससे जब ज़्यादा हो जाएगा, मतलब जब पिस्टन में ज़्यादा वियर आउट हो जाएगा, मटेरियल वहाँ पर ज़्यादा निकल जाएगा, तब क्या होगा कि जब भी कंबशन हो रहा है तो कुछ गैसेस क्या होंगे, क्रैंकेस में चला जाएंगे, जिससे वजह से आपका मोबिल जो होगा नीचे का वो बर्न होता चला जाता है। और कभी कभी आप देखे होंगे काफ़ी टाइम हो जाता है तो धीरे धीरे जो मोबिल आप 1 लीटर आप फिल करवाए थे या 500 ml फिल करवाए थे, वो धीरे धीरे 10 ml 15 ml 50 ml के आसपास बचा हुआ रह जाता है। बाकी मोबिल जो होता है वो स्मोक के फॉर्म में बर्न होकर एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाता है। तो क्रैंकेस ब्लो बाय भी एक रीज़न है एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट को ऐड करने का, एयर पोल्यूशन करने का। ये समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। थोड़ा सा न्यू टॉपिक है आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा समझाना पड़ रहा है। अदरवाइज़ अगर आप आईसी इंजन अच्छे से पढ़े होगे तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि पिस्टन रिंग क्या होता है, पिस्टन रिंग में कहाँ पर ट्रैप हो सकता है। आपको जो बता रहा था कि वहाँ पर जो एयर फिल मिक्सचर है ट्रैप होता है वो इसी के बीच में होता है। यहाँ पर रिंग जो नज़र आ रहा है, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रिंग है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिखाया गया है वाइट कलर से, आप देख लो फिर से एक बार, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिखाया गया है ये सब रिंग है। इसी के रिंग के बीच में वो जो होता है एयर फिल मिक्सचर जो होता है वो ट्रैप हो जाता है। बिकॉज ऐसा रहता है ना, तो रिंग ऐसे ऐसे करके बना हुआ रहता है, ऐसे ऐसे करके रिंग बना होता है। तो यहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सचर ट्रैप हो जाता है और जब ऊपर से फोर्सेस लगते हैं तो क्या होता है, वो नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं। वही लीक होते हुए दिखा रहा है। तो यहाँ पर कुछ गैसेज, हॉट गैसेज यहाँ पर आ जाएंगे। तो क्रैंकेस में आने की वजह से यहाँ पर पहले से मोबिल भी रहता है और कुछ गैसेज यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। तो उसके वजह से ये सब बाद में क्या होता है, इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं। उसके वजह से हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में इन्वायरमेंट में ऐड हो जाते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, एग्जॉस्ट से जो हम लोग को पढ़ना था, एग्जॉस्ट से क्या क्या ऐड होता है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो एग्जॉस्ट से हाइड्रोकार्बन भी ऐड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऐड होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी ऐड होता है और कुछ सल्फर डाइऑक्साइड भी ऐड होता है। तो मेनली जो होता है वो हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होता है। तो 1 बाय 1 हम लोग तीनों को देख लेंगे, हाइड्रोकार्बन के बारे में, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के बारे में देख लेंगे। तो पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। The exhaust emission contain 3 specific substances which contribute the air pollution. फर्स्ट है हाइड्रोकार्बन, सेकंड है कार्बन मोनोऑक्साइड और थर्ड है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। मतलब 3 टाइप का मेनली करता है। वैसे आपको सल्फर डाइऑक्साइड भी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है, बट मेनली जो होता है जिससे कि हार्मफुल इफेक्ट होता है हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और
ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होता है, मतलब मेन ज़्यादा क्वांटिटी में इसी को रिलीज करता है। हाइड्रोकार्बन्स आर द अनबर्न्ड फ्यूल वेपर कमिंग आउट विद द इंजन एग्जॉस्ट ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। जो हाइड्रोकार्बन रिलीज होता है वो अनबर्न्ड फ्यूल वेपर होता है, मतलब कुछ फ्यूल जो होता है वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होने की वजह से क्या होता है, कुछ फ्यूल एग्जॉस्ट के फॉर्म में बाहर आ जाता है, मतलब कुछ फ्यूल एयर फ्यूल मिक्सचर जो होता है वो एग्जॉस्ट के फॉर्म में एज इट इज़ बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोकार्बन जो होता है वो बाहर फ्यूल के एग्जॉस्ट से हमें मिल जाता है। इमिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज रिलेटेड टू कंबशन चेंबर डिज़ाइन। कंबशन चेंबर का क्या डिज़ाइन है, एयर फ्यूल रेशियो क्या है, स्पीड क्या है, लोड क्या है। जैसे कंबशन चेंबर डिज़ाइन, मतलब आजकल कंबशन चेंबर का डिज़ाइन भी चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं BS4 इंजन है, BS6 इंजन है, तो उसी की वजह से चेंज होते जा रहा है। मतलब कि एक ऐसा इंजन का डिज़ाइन बनाया जाए कंबशन चेंबर का जिसके वजह से कम जो हो एग्जॉस्ट में हमें पॉल्यूटेंट मिले। एयर फ्यूल रेशियो अब है, अब मान लीजिए फ्यूल हम ज़्यादा सप्लाई कर देंगे तब क्या होगा, कुछ फ्यूल जो होगा वो बर्न नहीं होगा, बर्न नहीं होने की वजह से एग्जॉस्ट में हमें कुछ फ्यूल कुछ हाइड्रोकार्बन एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। स्पीड पे भी डिपेंड करता है, अगर हम लोग नॉर्मल स्पीड में चलते हैं मतलब 30 से लेकर 50 तक तो हमारा माइलेज ज़्यादा होता है, और बहुत स्लो स्पीड में चलते हैं तो उस केस में माइलेज कम हो जाता है, उस केस में फ्यूल का सप्लाई ज़्यादा होता है और कुछ फ्यूल बर्न होने हुए बिना हमें बाहर मिलने लगता है। तो वही होता है, मतलब एग्जॉस्ट में जो भी अनबर्न्ड गैसेज हैं उनमें जो गैसेस आएगा उसमें जो आएगा वो हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में आने वाला है। सेकंड देख लेते हैं, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी वही है, अगर जो भी फ्यूल है उसका इनकम्प्लीट कम्बशन होगा या फिर कम्बशन में उसे सही से टाइम नहीं मिला, इनसफिशिएंट टाइम होगा, तो बाहर में हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलने वाला है। सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड में बोला हूँ तो कार्बन मोनोऑक्साइड को कर लीजिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड अकर्स ओनली इन द इंजन एग्जॉस्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो हमेशा एग्जॉस्ट में ही मिलता है, वो इवेपोरेटिव लॉसेस में भी नहीं मिलेगा आपको और क्रैंकस ब्लोबाई में भी नहीं मिलने वाला है। इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कम्बशन ड्यू टू इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर इन द एयर फ्यूल मिक्सचर और इनसफिशिएंट टाइम फॉर कंप्लीट कम्बशन। बोल रहा है इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कम्बशन ड्यू टू इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर। मतलब अगर हमने एयर फ्यूल मिक्सचर सप्लाई किया, एयर और फ्यूल का मिक्सचर सप्लाई किया जाता है, मान लीजिए पेट्रोल इंजन हमारा, एयर और फ्यूल मिक्सचर हमने सप्लाई किया और एयर का क्वांटिटी उसमें कम है और फ्यूल का क्वांटिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पर कंप्लीट कम्बशन फ्यूल का नहीं हो पाता है। उस केस में कंप्लीट कम्बशन नहीं होगा तो कुछ हाइड्रोकार्बन्स हो गए या कार्बन जो बर्न हो रहे हैं वो कंप्लीट रिएक्शन नहीं कर पाएगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाकर वो बाहर की तरफ भेज देगा। या फिर इनसफिशिएंट टाइम फॉर कंप्लीट कम्बशन, या उसको सही से टाइम नहीं मिल पा रहा है कम्बशन होने का, मतलब काफ़ी ज़्यादा फास्ट प्रोसेस कर दिया गया तो वो सही से टाइम उसको नहीं मिल पाया, तो वो इनसफिशिएंट टाइम मिलने की वजह से भी कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर रिलीज होता है। सम अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एग्जॉस्ट इवन एट लीन मिक्सचर। एक लीन मिक्सचर होता है, एक रिच मिक्सचर होता है। लीन मिक्सचर उसको बोलते हैं जहाँ पर फ्यूल का क्वांटिटी कम होता है। मान लीजिए एयर फ्यूल रेशियो है, इस एयर फ्यूल रेशियो में फ्यूल का क्वांटिटी कम है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीन मिक्सचर है। और रिच मिक्सचर बोलते हैं, एक रिच होता है RICH, जहाँ पर फ्यूल का क्वांटिटी ज़्यादा है उसको हम लोग रिच मिक्सचर बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बोल रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो हमेशा प्रेजेंट आपको रहेगा ही रहेगा, कुछ अमाउंट में ज़रूर रहता है, चाहे वो लीन मिक्सचर हो या रिच मिक्सचर हो। रिच मिक्सचर में ज़्यादा होगा, मान लीजिए कि फ्यूल का क्वांटिटी बढ़ा दिए तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड होने का रिलीज होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है एज कंपेरिजन टू लीन मिक्सचर। अगर आप ऑटोमोबाइल अच्छे से पढ़े होंगे तो ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा बेटर समझ पा रहे होंगे, अदरवाइज थोड़ा सा आपको ध्यान में रख लेना है कि ऐसा ऐसा होता है। अब आइए हम लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर द कंबशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड अकर ओनली इन द इंजन एग्जॉस्ट। जो भी नाइट्रोजन ऑक्साइड हमें मिलता है, चाहे वो नाइट्रिक ऑक्साइड मिल रहा हो या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रहा हो, वो इंजन के एग्जॉस्ट पे ही हम लोगों को मिलता है। इसका रीज़न क्या है? हाई टेम्परेचर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन आर द टू मेन रीज़न। या तो काफ़ी हाई टेम्परेचर होगा या ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी होगा, मतलब दोनों मिक्स करके ही होता है। हाई टेम्परेचर पे ही नाइट्रोजन जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड बिकॉज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर। नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो होता है वो हाई टेम्परेचर पे ही रिएक्ट करता है, इसीलिए इसका मेन रीज़न जो होता है वो हाई टेम्परेचर और अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन होता है। जो भी नाइट्रोजन जो इमिट हो रहा है उसका टेम्परेचर अगर हाई होगा और बाहर में उसे ऑक्सीजन मिलेगा और मिलेगा ही मिलेगा बाहर में ऑक्सीजन, तो उसके साथ वो रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बना सकता है और नाइट्रिक ऑक्साइड भी बना सकता है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, तो हम लोग यहाँ पर इमेज के फॉर्म में देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि कार है कुछ, ऑल कार को ब्लू से दिखाया गया है और डीजल इंजन को रेड से दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या इमिट होता है। ब्लू वाले में, ऊपर वाले में ब्लू है तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होता है और हाइड्रोकार्बन, मतलब ऑल
जो भी कार है, चाहे वो डीजल हो या पेट्रोल हो, सब में हमारा ये कॉमन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन। बट जो डीजल वाला में होता है उसमें पार्टिकुलेट मैटर ज़्यादा निकलता है और सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है। तो ध्यान में आपको रखना है। वैसे भी आपको ध्यान में होगा कि डीजल इंजन से आपको स्मोक ज़्यादा फॉर्म में निकलता है, बिकॉज पार्टिकुलेट मैटर उसमें ज़्यादा होता है डीजल इंजन में, तो पार्टिकुलेट मैटर ज़्यादा निकलता है और सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है वेरिएशन कि सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पूछा जाएगा तो वो हमेशा डीजल इंजन से निकलता है। और ऑल जो इंजन है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा ही निकलेगा, हाइड्रोकार्बन भी निकलेगा और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो भी 3 पॉइंट्स हैं वो हमने देख लिया है। फर्स्ट था इवेपोरेटिव लॉसेज, जिसमें कि लॉसेज होने की वजह से, वेपोराइज होने की वजह से जो भी ऐड हो रहा है उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। सेकंड हमने क्रैंककेस ब्लोबाई देखा था, जिसमें कि पिस्टन के साइड से क्या हो रहा है कि जो भी गैसेज है या एयर फ्यूल मिक्सचर है वो डायरेक्टली क्या हो रहा है क्रैंककेस में चला जा रहा है, वो बर्न नहीं हो पा रहा है सही से, तो वो भी एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा तो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोकार्बन को ऐड करेगा। थर्ड हमने देखा था, थर्ड अभी जो हमने यहाँ पर बात किया एग्जॉस्ट के फॉर्म में, एग्जॉस्ट के फॉर्म में क्या क्या रिलीज हो रहा है वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया है। तो काउज हमने यहाँ पर देख लिया है, क्या क्या काउज है या क्या क्या सोर्सेज है ऑटोमोबाइल से जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, क्या या क्या रीज़न है वो हमने यहाँ पर देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में इसका कुछ अगर इफेक्ट देखना होगा तो इफेक्ट देख लेंगे, अदरवाइज इसको कैसे हम ठीक करेंगे वो हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे। तो वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं। इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारा दिख रहा है कि एग्जॉस्ट से कुछ गैसेज आपको एटमोसफेयर में ऐड हो रहे हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। कुछ अगर क्वेश्चन है तो आप चाहें तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके वहाँ इंजीनियर्स आधार ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से क्लिक करके वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। जो भी डाउट होगा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको आईसी इंजन अच्छे से पढ़ना है तो आईसी इंजन का भी वीडियो अवेलेबल है, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है EM&C के नाम से, वहाँ पर आप जाकर आईसी इंजन भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। काफ़ी डिटेल में पढ़ाया गया है, आप चाहे तो आईसी इंजन भी पढ़ सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।